देखिए, नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन क्या है? जब हम किसी भी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं तो उसकी जो इमेज बनेगी उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से डिफरेंट हो सकता है ना? तो इन दैट केस यहाँ पर हम साइज का रेशियो बताते हैं, इमेज की साइज का रेशियो और इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का रेशियो डिफाइन करते हैं, उसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। दो तरह के मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। फर्स्ट इज लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, and second one is longitudinal magnification। तो lateral magnification क्या है और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या है? देखिए, सपोज करिए यहाँ पर मैंने ये एक मिरर आपको दिखाया हुआ है, इसका फोकस इस पॉइंट पर है एंड लेट सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पर है। मैंने ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस दिखाई हुई है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आपने कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है। लेट यहाँ पर मैंने ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आपको दिखाया हुआ है, ठीक है? ए बी हमने बोल दिया ऑब्जेक्ट को। तो अभी ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट की इमेज बनाते हैं, देखते हैं पॉइंट ए की इमेज कहां पर बन रही। तो पॉइंट ए की इमेज बनाने के लिए आप बोलेंगे कि बेसिकली हमें कुछ स्पेसिफिक रेज के बारे में तो पता है एग्जैक्टली कि वो किधर जा रही होंगी और उनकी वजह से इमेज कहां पर बन रही होगी। मैं कुछ रेज आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ पर दिखाया इसको। ये है बी, ठीक है? इमेज कहां पर बन रही है? देखिए, एक रे यहां से जाएगी सेंटर से जाकर के मिरर पे इंसिडेंट होगी। ये जो रे सेंटर से पास हो रही है, ये एग्जैक्टली जिस पाथ पे गई है उसी पाथ से रिट्रेस होगी, ये मैंने आपको बताया था। एक रे तो ये, एक रे आपको पता है कि मैं यहाँ पर ले सकता हूँ जो पॉइंट ए से चली होगी एंड इस मिरर के इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई होगी पोल पे। जस्ट पोल पे इंसिडेंट होने वाली रे एग्जैक्टली उतना ही एंगल बनाते हुए लौटती है ऐसे, बताइए। तो एक रे मुझे ये दिख रही है, ये दो रेज मुझे दिख रही हैं एंड ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर पॉइंट ए की इमेज बन गई होगी। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ ए डैश। ए डैश की पोजीशन ये। अब अगर ए डैश ए पॉइंट की इमेज इस पॉइंट पर है तो बी पॉइंट की इमेज भी इसके जस्ट नीचे ही होगी। अब जब बी पॉइंट को देख रहे हैं तो बी पॉइंट तो एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो उसकी इमेज भी यहीं पर बनी होगी। तो इस तरह का हमें यहाँ पर इमेज मिल रही है। पॉइंट ए डैश ये है एंड बी डैश ये है, देख पा रहे हैं? तो अभी यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए लैटरल मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करना है। लैटरल मैग्निफिकेशन को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है? इट इज सिंपली डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम हाइट के रेशियो, हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट का जो रेशियो होगा उसको हमने बोला हुआ है दैट इज लैटरल मैग्निफिकेशन। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मुझे निकालना है यहाँ पर। तो इसके लिए आपको मैंने ट्राइंगल दिखाए हुए हैं दो। एक ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं ये वाला, एक ट्राइंगल आप देख पा रहे होंगे ये वाला। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है ना? क्योंकि ये आपको पता है रिफ्लेक्शन के थ्रू आई है ये रे। ये एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर देखिए मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, एक एंगल ये है एंड एक एंगल ये है। ये दोनों एंगल कैसे होंगे बताइए? ओके, ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, तो दो एंगल इक्वल है, थर्ड एंगल भी इक्वल होगा।
सिंपली आप बोल सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल है, तो यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते हैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर। ये जो आपको बिगर ट्राइंगल मैंने दिखाया है, इस ट्राइंगल के अंदर मैं लिख रहा हूँ ए बी अपॉन बीपी। देखिए ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन बीपी कहाँ है, ढूंढिए क्वेश्चन के अंदर, डायग्राम के अंदर। स्मॉलर ट्राइंगल के अंदर मैं लिख रहा हूँ ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी। ढूंढिए, देखिए मिल गया क्या, बताइए। ओके, मिल रहा है आपको, दोनों चीजें मिल गई ना, ए डैश बी डैश और ये। देन यस मैंने सर। यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको u डिफाइन करना होता तो u कैसे मेजर करते, पोल से मेजर करते इस तरफ। u किसके इक्वल होने वाला था, u इक्वल होता माइनस का बीपी, निगेटिव होता एंड बीपी के इक्वल होता। तो यहाँ पर वैल्यूज में लिख रहा हूँ, u इक्वल होता माइनस का बीपी। ओके, ये देखिए ये वैल्यू, इमेज की पोजीशन फ्रॉम द पोल v होती, v किसके इक्वल था, माइनस का b डैश p। तो ये क्वांटिटी आपको v मिल रही है एंड v इक्वल है माइनस का b डैश p। देन हाइट को अगर डिफाइन करना होता आपको हाइट, तो ये होती है ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट आपको पॉजिटिव दिख रही है अभी इसके अंदर, तो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है ए बी के इक्वल। इमेज की बात करें, इमेज की, तो इमेज की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ही डिफाइन कर मेजर करते हैं सारी की सारी क्वांटिटीज वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो आप ऐसे मेजर करेंगे, दिस विल बी द हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज आपको नेगेटिव दिख रही है, कितनी है, वैल्यू है इसकी ए डैश बी डैश, बट नेगेटिव है। तो हाइट ऑफ इमेज आपको नेगेटिव लेनी होती, तो माइनस का ए डैश बी डैश। वैल्यूज सारी की सारी रिप्लेस कर देते हैं। ए बी का मतलब है एच ओ, बीपी का मतलब है माइनस का यू, ए डैश बी डैश का मतलब है माइनस का एच आई अपॉन बी डैश पी, बी डैश पी का मतलब है माइनस का वी। यहाँ पर आपको ये साइन कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, एच आई बाई एच ओ इक्वल है माइनस का वी बाई यू। ये आपको जो रिलेशन दिख रहा है, दिस इज द मैग्निफिकेशन। आपको मैग्निफिकेशन का ये एक रिलेशन मिल रहा है, बताइए ठीक है। ओके, देन यस इस सर। रिलेशन के आगे देखें तो अभी हमें मिरर्स फॉर्मूला पता है। मिरर्स फॉर्मूला आपको पता है, ये 1/v प्लस 1/u 1/f। ओके, इस रिलेशन से मैं पूरी इक्वेशन में u से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो u/v प्लस 1 इक्वल होगा u/f के। मैं u/v को ऐसे लिख सकता हूँ, u/f माइनस 1, u/f ऐसे लिखा जा सकता है u माइनस f अपॉन f। बताइए, ऐसे लिखा जा सकता है u/v इक्वल टू u माइनस f अपॉन f। तो v/u कितना है यहाँ से, f अपॉन u माइनस f। आप जब माइनस का v/u लिखेंगे तो ये हो जाएगा f अपॉन f माइनस का u। बताइए, तो हमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के ये कई सारे फॉर्मूले मिल गए। इन फॉर्मूलों को हम यूज करने वाले हैं आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि बेसिकली बेटा ये जो मैग्निफिकेशन क्वांटिटी है, ये जितनी इंपॉर्टेंट दिखती है उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको कभी भी किसी भी केस के अंदर मैग्निफिकेशन गिवन है, तो सो दैट आपको कई सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मैग्निफिकेशन की हेल्प से मिलने वाली है। देखिए कैसे, मैं आपको कुछ वैल्यूज दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर आपको m पॉजिटिव मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अभी यहाँ पर आपको m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, इस रिलेशन को देखिए, इसके अकॉर्डिंगली सोचिए। अगर आपको m पॉजिटिव मिल रहा है, इट सिंपली मीन्स कि ये और ये दोनों ही क्वांटिटीज या तो पॉजिटिव हो या दोनों ही क्वांटिटीज निगेटिव हो, तभी आपको ये रेशियो आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का जो ओरिएंटेशन होगा वो सेम ही रहने वाला है अगर m पॉजिटिव है तो इस केस में हम बोलते हैं कि इमेज इरेक्ट होगी। क्या होगी, इरेक्ट इमेज। तो आप बोल सकते हैं m पॉजिटिव का मतलब इमेज इरेक्ट होगी। ओके, अगर आपको कहीं पर m नेगेटिव मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, m नेगेटिव,
तो आप यहाँ पर देखिए इस वाले डेफिनेशन को, इनमें से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपको m नेगेटिव मिलेगा ना, बताइए। ठीक है ना, सुन रहे हैं मेरी बात? तो इसका मतलब हुआ कि अगर यस सर। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट तो इमेज किधर बनेगी, नीचे बनेगी। अगर लेट किसी केस में ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, ऊपर बनेगी। यही तो मतलब हुआ। तो m नेगेटिव सिंपली मीन्स कि इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ओके बेटा, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। देन दूसरी इंफॉर्मेशन एक और आपको मिल सकती है, देखिए m पॉजिटिव यहाँ पर और भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप इस वाले रिलेशन को ध्यान से देखिए, नेगेटिव ऑफ माइनस बी बाई यू, फर्स्ट पार्ट मैंने ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर m इक्वल है माइनस का b बाई यू। इस रिलेशन में आपको दिख रहा है कि m पॉजिटिव के लिए जरूरी है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिखी है ये नेगेटिव हो, तभी आपको ब्रैकेट ओपन करने पे m पॉजिटिव मिलेगा ओवरऑल, है ना। ठीक है, बोलो यस हाँ। सर। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, v बाई यू हमको नेगेटिव चाहिए। v बाई यू नेगेटिव होने का मतलब है कि अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव हो, या पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो। इन दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए, तभी आपको अंदर ब्रैकेट में नेगेटिव मिलेगा। साइन अपोजिट होने का मतलब है कि अगर u रियल होगा तो v पॉजिटिव होगा, मतलब u अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगी, एंड अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल होगी। बताइए, समझ पा रहे हैं? ओके, तो एक इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनी है, रियल ऑब्जेक्ट है अगर तो वर्चुअल इमेज बनी है, एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट है अगर तो रियल इमेज बनी। ये भी एक इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। क्लियर? इसके अलावा अभी यहाँ पर हम एक इंफॉर्मेशन और दे सकते हैं कि अगर m का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, या m का मैग्नीट्यूड मोर देन 1 है, या m का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 है। इन तीनों इंफॉर्मेशन के क्या मतलब हुए? इसका मतलब हुआ अगर m की मैग्नीट्यूड की बात करें हम, लेस देन 1, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम है, तो आप बोलेंगे इमेज विल बी डिमिनिश्ड। बताइए, इमेज का साइज छोटा है ना, अल्टीमेटली डिमिनिश्ड इमेज हो गई। बताओ बेटा, ठीक है। एंड अगर m का मैग्नीट्यूड मोर देन 1 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इमेज इनलार्ज होगी, आपको इनलार्ज इमेज मिलेगी, इनलार्ज इमेज होगी। एंड अगर m का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 है, इट सिंपली मीन्स कि जो इमेज होगी वो सेम साइज की इमेज होगी, नाइदर डिमिनिश्ड नॉर इनलार्ज्ड। ओके, तो m से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट, ये तो मैंने अभी बात की है लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की। अभी मैंने आपको एक टाइप का मैग्निफिकेशन और बताया है यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, इसको देखते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, देख रहे हैं ना? देखिए भाई, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या है। मैंने आपसे बोला देखिए, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि एक मिरर है, यहाँ पर इसका फोकस था, यहाँ पर कहीं इसका सेंटर था। अभी मैंने फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट को देखा तो ऑब्जेक्ट वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ था। अब इस केस में मैंने आपसे बोला कि थोड़ा सा मैंने वेरिएशन कर दिया कि मैंने ऑब्जेक्ट को किसी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख दिया कहीं पर, लेट ये। ओके, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है। ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखेंगे तो इमेज जो होगी वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही बनेगी। इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं हम, पॉइंट ऑब्जेक्ट ए है सपोज, तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट ए की इमेज कहां पर बनेगी ये आपको बताना है। पॉइंट ऑब्जेक्ट बी है, उसकी इमेज कहां पर बनेगी ये आपको बताना है। देन दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज जब आपको मिल जाएगी, लेट यहाँ पर अभी रफली मैंने ड्रॉ कर दिया, लेट यहाँ पर पॉइंट ए पॉइंट बी की इमेज मिल रही है अगर, तो ये ए डैश बी डैश मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया। इस तरह का आपको यहाँ पर केस दिख रहा है। ओके,
तो अभी इस केस में हम साइज की बात तो करेंगे बट हाइट की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि लेट ऑब्जेक्ट की जो लेंथ थी वो ये थी, इमेज की जो लेंथ है वो ये है। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इज सिंपली डिफाइंड एज लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपली। ओके, किसी जनरल बॉडी के लिए कोई भी जनरल बॉडी आपको दे दी गई है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग हमने रख दिया है, उसका उसकी इमेज आपको बतानी है, देन सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो आपको दोनों ही एंड्स के अलग अलग इमेज की पोजीशन निकालनी होगी, देन वहां से आपको टोटल लेंथ ऑफ द इमेज मिलने वाली है। ओके, बट कोई ऐसा केस है जहां पर आपसे बोल दिया फॉर अ वेरी स्मॉल साइज्ड बॉडी, फॉर अ वेरी स्मॉल साइज्ड बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ कुछ, लेट ये जो केस है इसके अंदर मैंने आपसे बोला फोकस, सेंटर एंड एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट जो था, ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना? इस ऑब्जेक्ट का साइज काफी लार्ज था, सो दैट कि यहाँ पर हम और कुछ नहीं कर सकते थे। बट अभी मैंने यहाँ पर चेंज किया है। क्या चेंज किया? देखिए मैंने ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही स्मॉल ले लिया है। रखा तो इसको अभी भी मैंने अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ही है, बट इसकी लेंथ मैंने काफी स्मॉल साइज ले ली है। ओके, तो इन दैट केस यहाँ पर डिफरेंस क्या आने वाला है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो जब आप u को डिफाइन करेंगे तो पॉइंट ए के लिए अगर आपने u की वैल्यू u लिखी है, पॉइंट बी के लिए अगर आपने u की वैल्यू u लिखी है, तो पॉइंट ए के लिए आप u की वैल्यू u प्लस du लिख सकते हैं फॉर इनफाइनेटली स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट। बताइए, फिजिक्स के अंदर हम जब बोलते हैं कि स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ही एक होता है इनफाइनेटली स्मॉल। लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है भाई? ओके, अरे हाँ या ना? यस सर। या तो ओके है या नहीं है, जल्दी आंसर दीजिए। हो जाएगा ना? ये इसकी जो इमेज बनेगी, अब इसकी इमेज अगर आप बनाएंगे तो इसकी इमेज में भी यस आपको यही सेम चीज दिखने वाली है कि लेट, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किधर बी डैश है किधर ए डैश है, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ अभी। लेट ये ऐसा के मैंने बोला कि सपोज ये जो पॉइंट ए है, इसकी जो इमेज बनी है वो v प्लस dv वाले पोजीशन पर बनी है, समझिएगा। एंड पॉइंट बी जो है इसकी इमेज v डिस्टेंस पे बनी है। तो आपको यहाँ पर, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं एक्चुअली में कि ए डैश किधर था बी डैश किधर था, मैंने तो बोल दिया कि ए पॉइंट बी पॉइंट यू डिस्टेंस पे था तो इसकी इमेज v डिस्टेंस पे बनी है ना? ए वाला u प्लस डी यू पे था तो ए डैश जो है वो v प्लस डी पोजीशन पर है, ऐसा कुछ मैंने मान लिया है। तो आप मैग्निफिकेशन अगर डिफाइन करेंगे लॉन्गिट्यूडनल तो कैसे लिखेंगे? dv बाई डी यू, यही तो होगा। लेंथ का रेशियो लिख रहे हैं, लेंथ का रेशियो, तो लेंथ कितनी है? लेंथ, इमेज की लेंथ कितनी है? dv। ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? du। ठीक है ना? बोलो बेटा। यस सर। तो ये है सिंपली मैग्निफिकेशन। वैल्यू निकालनी है इसकी, वैल्यू निकालने के लिए मैंने बोला कि फ्रॉम फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। So from mirror formula we know 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। डिफरेंशिएट करते हैं, लेट, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ u के रिस्पेक्ट में ही। तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो d by du of v to the power minus 1 plus d by du of this and this is 0। डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू u 0 होगा, क्योंकि फोकल लेंथ किसी थर्ड पैरामीटर पे थोड़ी डिपेंडेंट है, वो तो मिरर की ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है। मिरर की ज्योमेट्री थोड़ी चेंज होगी ऑब्जेक्ट को के साइज को चेंज करने से, है ना? तो ये रिजल्ट है। इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या बनेगा? माइनस v अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी यू। बोलो बेटा, इस वाले को डिफरेंशिएट करिए, क्या बनेगा? माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? ये रिजल्ट आपको लिखा हुआ दिख रहा है, dv बाई डी टी, dv बाई डी यू इज इक्वल टू माइनस का v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। बोलो बेटा,
इस रिजल्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि dv/du की वैल्यू नेगेटिव ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो आपने निकाला था उसका स्क्वायर है। ये ऐसे लिखा जा सकता है, अल्टीमेटली तो स्क्वायर है ना, तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा ये। तो आप -v/u का स्क्वायर लिख दो या v/u का स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। तो आपको ये क्वांटिटी मिली है। तो ये जो आपको रिजल्ट दिख रहा है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के साथ ऐसा रिलेटेड, बट कंडीशन अप्लाई, कंडीशन है अभी भी। क्या है कंडीशन? दिस रिजल्ट इज वैलिड only for very small object. Okay. Different cases of image formation. Different cases of image formation. मैं एक दो केसेस आपको बताऊंगा, आपने ऑलरेडी बाकी ये पढ़ा है। उन दो एक दो केसेस में आपके रिस्पॉन्स से मैं आगे देखूंगा बाकी के केसेस बताने या नहीं बताने। देखिए अभी फर्स्ट केस तो है इसमें से केस 1, मैं रियल ऑब्जेक्ट को ले रहा हूं एंड वो भी कॉनकेव मिरर के साथ, कॉनकेव मिरर के साथ रियल ऑब्जेक्ट। इसमें भी फर्स्ट वेरिएशन, मिरर दो थे, कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं मैं, रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। उसके साथ में भी मैंने क्या बोला कि वेरिएशन है इसमें भी। पहला वेरिएशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। ओके, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, कोई बता सकता है? सबने पढ़ा है? आवाज नहीं आई। फोकस। अच्छा चलो देखते हैं क्या ऐसा है, क्या ये सच है। जस्ट अ मिनट, चलिए देखें। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ पर बन रही है, फोकस पे बन रही है। देखते हैं कैसे। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो उससे रेज जो आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। एंड अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रेज आपको फोकस से पास होती हुई मिलती हैं, ये हमने पढ़ा था। तो सीधे सीधे हमने वो रिजल्ट अप्लाई कर दिया, ये रेज ऐसे जाएंगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अगर आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रेज ऐसे जाएंगी तो इन दैट केस इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पे। ओके, क्या जरूरी है कि हमेशा एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस पे ही इमेज बनेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आपने बताया है ये सिर्फ एक स्पेशल केस है, ये जनरल केस नहीं है। क्या जरूरी है कि हमारे पास जो रेज आ रही है वो हमेशा पैरेलल तो आए बट प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल आए? कोई जरूरी नहीं। आप अगर कोई मिरर लीजिए एंड उस मिरर को आप सन की इमेज बनाइए उस मिरर के थ्रू, तो क्या आपको सन की रेज जो आती हुई दिख रही है वो मिरर, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही मिलेंगे हमेशा? नहीं, आप मिरर को टिल्ट कर दीजिए, नहीं मिलेंगी। फिर क्या होगा? तो इन दैट केस जनरल केस ये नहीं है, जनरल केस कुछ और है। क्या है जनरल केस? देखिए, क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? बताइए, समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस सर। जनरल केस क्या है भाई? अब यहाँ पर डिमांड आ गई है कि फिर एक्चुअलिटी क्या है। ये तो हमने सुन लिया था कि ऐसा होता है, बट ऐसा हमेशा होता है इसकी गारंटी नहीं। देखो यहाँ मैंने बोला कि रेज पैरेलल तो आ रही हैं बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ऐसा नहीं है जरूरी। लेट रेज ऐसे आ रही है, बहुत सारी रेज मैंने आपको दिखा दी कि रेज ऐसे आ रही हैं। देख पा रहे हैं? कई सारी रेज हैं जो ऐसे आ रही हैं पैरेलल, बट ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन की रेज किधर जाएंगी? तो आप बोलेंगे कि बेसिकली यहाँ पे जो रे आई है वो तो एग्जैक्टली उतना ही एंगल बनाते हुए जाएगी। एंड इन दिस केस ये सारी की सारी रेज
कुछ इस तरह से बेंड होंगी सो दैट कि इमेज एग्जैक्टली फोकस पे नहीं बल्कि फोकस के थोड़ा सा नीचे वाली पोजीशन पे बन गई। समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्या आपको जस्टिफाई होता हुआ दिख रहा है मैंने जो बोला है? कि ऐसा Yes, क्यों sir. होगा? क्योंकि आपको दिख रहा है ये वाली जो रे है जो जस्ट पोल पे इंसिडेंट हुई है वो तो फोकस जस्ट फोकस पे नहीं पहुंच सकती, नहीं पहुंच सकती ना। ये जो रे दिखाई है मैंने, क्या वो कभी भी जस्ट फोकस पे पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। इसका मतलब जस्ट फोकस पे इमेज बनेगी ये नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे? इमेज कहाँ पर बनेगी? तो देखिए मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, हर एक केस के अंदर कुछ वैल्यूज लिखेंगे कि इमेज कहाँ पर बनेगी। तो आप बोलेंगे एट फोकल प्लेन, इसको हम बोलते हैं दिस इज द फोकल प्लेन। वो प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस को कंटेन कर रहा हो, दैट इज द फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन में इमेज बनेगी। ओके, देन ये इमेज कैसी होगी? तो इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी? ये बताइए, बताइए जल्दी से बताइए। इरेक्ट या इन्वर्टेड? इरेक्ट या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, क्योंकि रेज कहां से आ रही थी? अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, किसी पोजीशन से आ रही थी। एंड इमेज कहां पर बनाई इन रेज ने? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज इन्वर्टेड है ऐसा मैं बोल सकता हूं। ठीक है बेटा, बताइए। ओके, देन ये इमेज कैसी साइज की? साइज बताइए, साइज क्या है? साइज तो डिमिनिश्ड है और हाईली डिमिनिश्ड है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो रेज आ रही थी ये बेसिकली किसी बहुत ही ऊपर किसी पोजीशन से आ रही थी। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपेरेटिवली हाइट ऑफ द इमेज बहुत ही स्मॉल है। तो आप बोलेंगे कि हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगी, हाईली डिमिनिश्ड। एज वेल एज आपसे मैं पूछूं इमेज रियल है या वर्चुअल है? तो आप सिंपली रिफ्लेक्टेड रेज को देखिए, रिफ्लेक्टेड रेज आपको कन्वर्जिंग दिख रही है तो रियल इमेज बनी है। बताओ बेटा, ठीक है, रियल इमेज Yes, बनी sir. है। अब इस वैरायटी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्टली समझिएगा। मैं ड्रॉ कर देता हूं पहले। देखिए क्या है यहाँ पर, मैंने आपको ये एक कॉनकेव मिरर दिखाया हुआ है, देख पा रहे हैं ना सब लोग? ये मैंने कॉनकेव मिरर दिखाया हुआ है एंड मैंने यहाँ पर एक जो बॉडी ली है, दिस इज वेरी बिग। वेरी बिग मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया लेट आपसे कि ये एग्जैक्टली सन ही है। कौन है? सन है। तो सन को अगर आप कॉनकेव मिरर के सामने रखेंगे तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि सन से आने वाली जो रेज हैं वो बहुत लार्ज डिस्टेंस से तो आ रही है, बट एग्जैक्टली यहाँ पे देखें तो सन का साइज वो पॉइंट साइज थोड़ी है, बहुत तो लार्ज साइज है। तो आपको रेज हर डायरेक्शन में जाती हुई दिखेंगी ऐसे। आप किसी भी एक पॉइंट से देखेंगे तो हर पॉइंट से रेज आ रही है, हर डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा हो रहा है ना? तो लेट अगर यहाँ पर सन में मैंने ये पोजीशन डिफाइन कर दी, लेट कुछ ए एंड बी। तो इस पॉइंट से जो रेज आई होंगी उन केवल रेज को देखें। पॉइंट ए से जो रेज आ रही हैं, तो पॉइंट ए से आने वाली बहुत सारी रेज को मैं देख रहा हूँ। पॉइंट ए से जो बहुत सारी रेज आ रही है, देखिएगा एक रे ये है एंड ऐसे ही बहुत सारी रेज होंगी जो पॉइंट ए से आ रही होंगी। बताइए, ठीक है ना? ओके, ये सारी की सारी रेज पैरेलल आएंगी, ऑलमोस्ट आएंगी। बोलो बेटा। Yes, sir. एंड अगर ये पैरेलल आएंगी तो पैरेलल आने के बाद ये रेज कन्वर्ज होंगी। कहां पर कन्वर्ज होंगी? तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रेज आपको इस फोकल प्लेन में कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रेज आपको प्रिंसिपल फोकस के जस्ट नीचे यहाँ पर कहीं कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी। मैंने डायरेक्टली पूरा डायग्राम बना दिया है। यहाँ से जो रेज आई होंगी, सिर्फ इतना वाला पार्ट देखिए आप, यहाँ से जो रेज आई थी वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इमेज कहाँ पर फॉर्म करेंगी? इस पोजीशन पर। अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर कहाँ पर इमेज फॉर्म कर रही है? इस पोजीशन पर। तो ये आपको जो पोजीशन दिख रही है ये पॉइंट ए की इमेज हो गई, ए डैश। सिमिलरली इस पोजीशन से जो रेज जा रही थी, आपने पोजीशन बी जो ले रखी है सन, यहाँ से जो बहुत सारी रेज जा रही होंगी, इन रेज को देखें तो ये भी पैरेलल आएंगी सारी। एंड पैरेलल आने के बाद आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये यहाँ से ऐसे जाएंगी। बताइए, ठीक है ना?
ऐसे जाएंगे तो ये कहां पर इमेज फॉर्म करेंगे, इस पोजीशन पर। तो पॉइंट बी की इमेज कहां पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी बी डैश। अब ऐसे ही यहाँ पर आपने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले रखा है तो हर एक तरफ इसी तरह से आप इमेज की पोजीशन बताते जाएंगे, आपको ओवरऑल पूरी की पूरी इमेज यहाँ पर मिलने वाली है। बताइए ठीक है। यहाँ पर कहीं पे इमेज बनेगी, फोकल प्लेन पे बनेगी। आपने इस तरह के जो डेमो है वो शायद कभी ट्राई किए हो, आपने लेंस के थ्रू जरूर इमेज बनाने की कोशिश की होगी सन की, कभी ट्राई किया है आपने ऐसा? यस सर। क्या वो आपको जो इमेज दिखती है क्या वो एग्जैक्टली पॉइंट साइज जो होती है, पॉइंट साइज का मतलब समझते हैं ना, एग्जैक्टली किसी नीडल का पॉइंट जो है वैसा साइज, क्या वैसी होती है? नहीं होती है। आपको एक ब्राइट स्पॉट मिलता है, सर्कुलर सा मिलता है ना। यस Yes, इमेज का जो sir. साइज होता है वो एग्जैक्टली परफेक्टली पॉइंट साइज नहीं हो सकता, वो क्या होगा, थोड़ा फाइनाइट साइज होगा। तो एक सर्कुलर स्पॉट इस तरह का मिल रहा है। यहाँ पर ये जो आपको पोजीशन एंगल दिख रहा है, लेट वो एंगल मैंने थीटा कंसीडर कर लिया है। ये वाली लेंथ फोकल लेंथ के इक्वल होगी अनडाउटली, क्योंकि फोकल प्लेन है। ये वाली जो लेंथ आपको दिख रही है, ये वाली लेंथ, ये तो बहुत लार्ज है। आपने जो पोजीशन ले रखी है सन की, सॉरी, आपने जो बॉडी ले रखी है यहाँ पर, जैसे आपने सन ले रखा है तो इसकी रेडियस आपने आर कंसीडर कर ली है। जो इमेज बन रही है वो भी सर्कुलर है, तो उस इमेज की भी कुछ रेडियस डिफाइन की जा सकती है, लेट स्मॉल आर। ओके। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैं अगर बिगर ट्रायंगल के अंदर थीटा लिखूं, थीटा थीटा देखा ना आपने, थीटा मैंने किसको बोला है, एंगल यहाँ पर जो बना है। तो आप बिगर ट्रायंगल के अंदर थीटा लिखेंगे तो थीटा की वैल्यू तो बहुत स्मॉल होगी, क्योंकि कितना ही लार्ज साइज क्यों ना हो सन का, बट डिस्टेंस के बहुत लार्ज हो जाने की वजह से जो एंगल होगा थीटा, ये तो स्मॉल है। एंड अगर थीटा स्मॉल है तो बिगर ट्रायंगल के अंदर थीटा की वैल्यू है कैपिटल आर बाय डी। बताइए ठीक है। ओके। स्मॉलर ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, स्मॉलर ट्रायंगल, उस स्मॉलर ट्रायंगल के अंदर थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल आर बाय एफ। ये आपको जो वैल्यूज मिली हैं, इन वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं। आर बाई डी इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई एफ। आप यहाँ पर याद रखिए, आर इज द रेडियस ऑफ इमेज, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ सन, कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड इमेज, अर्थ एंड सॉरी डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड सन, मिरर एंड सन, एंड एफ इज फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, जिसको आपने यूज किया है इमेजिंग के लिए। ओके। तो ये फर्स्ट केस था। देन बाकी की केसेस दिखाता हूं मैं आपको। देखिए स्क्रीन पे, देखिए अभी क्या हो रहा है। एक मिरर आपको दिख रहा है, कॉनकेव मिरर है, इसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है एंड ऑब्जेक्ट की इमेज भी बन रही है। ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बन रही है इसको दिखा सकते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आपको कुछ रे दिखा सकता हूँ। देखिए एक ये रे, सेंट्रल रे, जो पोल पे इंसिडेंट हो रही थी वो ऐसे जा रही होगी, ठीक है बेटा। ओके। एक रे ये थी जो पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से गई, पोल से। आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुई है। आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट दिख रहा है आपको, देखिए कर्सर दिख रहा होगा, Yes, sir. तो ये है फोकस, तो फोकस से पास हुई है। तो आपको ये दो रेज यहाँ पर इस तरह से दिख रही है। इन दोनों रेज की हेल्प से हम इमेज की पोजीशन बता सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर अगर आपको फोकस दिख रहा है तो उसकी डबल लेंथ पे यहाँ पर कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रफली आप अपनी स्क्रीन पे मार्क करके रखिए कि लेट यहाँ पर कहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देख पा रहे हैं ना? Yes, sir. ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज फोकल प्लेन पे थी, हाईली डिमिनिश्ड थी। अब मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से थोड़ा क्लोज आ गया है, बट अभी भी काफी लार्ज डिस्टेंस पे है। इनफाइनाइट नहीं है, लार्ज डिस्टेंस पे है, दैट मीन बियॉन्ड सी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड सी पोजीशन हम बोलते थे। आपने पढ़ा है इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर कोई पॉइंट पे डाउट है तो तुरंत मुझसे पूछिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पर, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ पर बन रही है, तो यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर रफली। इमेज कहाँ पर बन रही है बताइए जल्दी से। Between C focus and and F। center. Yes, sir. कैसी है, इन्वर्टेड है। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है। कैसी है, रियल है। ठीक है। Yes, तो sir. आपको कॉपी जो लिए उसमें लिखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर, बिटवीन बियॉन्ड सी,
इमेज की कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए, रियल, इन्वर्टेड, बिटवीन सी एंड एफ एंड डिमिनिश्ड। ओके, डन। नेक्स्ट Yes, क्या sir. हो रहा है? नेक्स्ट मैं ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर के क्लोज ला रहा हूँ, दैट मीन ऑब्जेक्ट को क्लोज ला रहे हैं, क्लोज ला रहे हैं, क्लोज ला रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा है तो इमेज कहाँ जा रही है? देखते नहीं है भाई, इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज कांस्टेंट है, इमेज का साइज चेंज हो रहा है, देख पा रहे हैं ना? Yes, sir. क्या दिख रहा है आपको? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा है, क्लोज टू मिरर, इमेज दूर जा रही है, अवे फ्रॉम द मिरर, एंड एग्जैक्टली देखिए एक पोजीशन आई जब ऑब्जेक्ट जहां पर है वहीं पर इमेज है। ये कौन सी पोजीशन होती थी? सेंटर पर। ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज भी दूर जा रही थी, तो किसी इंस्टेंट पे ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन पर ही आ गई। तो जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज है, एंड ऑब्जेक्ट का साइज लगातार बढ़ रहा था, इमेज का साइज लगातार बढ़ रहा था, सो दैट यहाँ पर इस पोजीशन पे आपको दिख रहा है कि अभी एग्जैक्टली दोनों के साइज इक्वल हो गए। मैग्निफिकेशन इसके पहले लेस देन 1 था मैग्नीट्यूड, अभी मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? एग्जैक्टली 1 हो गया है। ठीक है, इमेज Yes, sir. सी पर है, सेम साइज की है, रियल है, इन्वर्टेड है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्या हो रहा है? नेक्स्ट केस, अब मैं ऑब्जेक्ट को और क्लोज ले जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट और क्लोज गया, दैट मीन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ आ गया। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ आ गया तो इमेज कहां पर चली गई? देखिए, बियॉन्ड सी। अब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में आपको लार्ज दिखने लगा, दैट मीन इमेज इनलार्ज है। तो आप कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? इमेज बियॉन्ड सी है, इन्वर्टेड है, ओके, इनलार्ज है, एज वेल एज रियल है। ओके, ठीक है बेटा, मैं ऑब्जेक्ट Yes. को और क्लोज आ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट और क्लोज आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और आते 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 ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंट पे कहां पर आ गया? जस्ट फोकस पे आ गया। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट जस्ट फोकस पे आ गया तो इमेज कहां पर बनी है? इन्फिनिटी। Infinity. इन्फिनिटी। कौन सा इन्फिनिटी? यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि ना हम रिफ्लेक्टेड कन्वर्जिंग बोल सकते हैं ना डाइवर्जिंग बोल सकते हैं। तो आप इधर भी मान सकते हैं कि इनफाइनाइट पे जाके मिली होगी, नेगेटिव ऑफ इनफाइनाइट पे, या आप मान सकते हैं पॉजिटिव इनफाइनाइट पे जाकर मिली होगी। तो ये एक लिमिटिंग केस है, हम एग्जैक्ट कोई नेचर डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, लिमिटिंग केस है, दोनों तरफ एडवांटेज लेंगे, लिमिटिंग केस के एडवांटेज दोनों तरफ लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था। देन क्या हो रहा है? एक चीज हमें यहाँ पे पता है कि अगर हम देखें तो हम यहाँ पर रियल है या वर्चुअल इमेज है ये नहीं बता सकते। अगर आप रिफ्लेक्टेड रेज को जाकर आगे कहीं नेगेटिव ऑफ इनफाइनाइट में मिलते हुए मानेंगे तो आपको रियल इमेज माननी पड़ेगी। बट अगर आप बैक साइड एक्सटेंड करके रेज को मिला करके देखेंगे तो आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। आप अगर अगर रिफ्लेक्टेड रेज को फर्दर आगे कहीं पे नेगेटिव ऑफ इनफाइनाइट पे कन्वर्ज होता हुआ मानेंगे, मतलब मिलते हुए मानेंगे, इंटरसेक्ट करता हुआ मानेंगे, तो इन दैट केस आपको इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और अगर आप पीछे की तरफ कहीं एक्सटेंड करके मानेंगे इमेज बन रही है तो आपको इरेक्ट इमेज बनेगी। तो हम इरेक्ट और इन्वर्टेड नहीं डिफाइन कर रहे हैं, हम रियल और वर्चुअल नहीं डिफाइन कर रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसको यूज कर लेंगे। देन इसके अलावा जो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं वो एक चीज है कि यहाँ पर जो साइज होगा, साइज ऑफ द इमेज, वो हाईली इनलार्ज होने वाला है। ठीक है ना? ओके, Yes, sir. अब मैं ऑब्जेक्ट को और क्लोज ले जा रहा हूँ, क्लोज टू द पोल। अब जैसे ही आप इस पोजीशन से इधर जाएंगे तो ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया? बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल आ गया तो इमेज कहां पर जा रही है? इमेज, और देखिए इमेज कहां पर आ रही है, अभी आपको दिखेगा थोड़ी देर में। ये देखिए कहां से आई इमेज? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। तो जैसे ही आप फोकस से, जैसे ही देखिए आप फोकस से इस तरफ आए थे तो रेज डाइवर्जिंग हो गई थी, रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग हो गई थी, तो इमेज कहां पर बन रही थी? बिहाइंड द मिरर। दैट मीन वर्चुअल इमेज बनने लगी। एंड जब वर्चुअल इमेज बन रही है तो इरेक्ट भी है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी ले आए तो इमेज वर्चुअल है, ओके, बिहाइंड द मिरर है, एंड इनलार्ज है, एज वेल एज यहाँ पर और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि Correct. क्या क्या डिफाइन कर दिया भाई हमने? बिहाइंड द मिरर है, इरेक्ट है, एंड इनलार्ज है, और वर्चुअल है। ठीक है,
और क्लोज ले जा रहा हूं मैं, क्लोज टू द मिरर ले जा रहा हूं लगातार, देखते जाइए देखते जाइए। देख पा रहे हैं आप क्या हुआ? जब एग्जैक्टली मैंने मिरर के पास पहुंचा दिया ऑब्जेक्ट को, मतलब आप मान सकते हैं कि हमने जस्ट पोल पे पहुंचा दिया ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां पर बन गई? तो इमेज भी ऑलमोस्ट पोल पे ही बन गई है। समझ पा रहे क्या? इमेज कहां पर बन गई? ऑलमोस्ट पोल पे ही बन गई है। बोलो बेटा ठीक है? Yes. इस केस में भी इमेज कैसी है? तो आपको सेम साइज की इमेज मिलेगी। अब आइडियल केस की बात करें, एग्जैक्टली पोल पे अगर ऑब्जेक्ट है तो एग्जैक्टली पोल पे इमेज है, एंड दोनों सेम साइज के हैं। क्लियर है क्या? तो इस तरह का कुछ वेरिएशन था यहाँ पर। कैसा था भाई बताइए वेरिएशन? कुछ अपनी राय देंगे? कुछ नहीं, कोई राय नहीं है या देंगे नहीं? चलो फिर कोई बात नहीं भाई। मैंने आपको अभी रियल ऑब्जेक्ट विद कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, देखिए सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है एंड मैंने ये कॉन्वेक्स मिरर को ले लिया है। इसका सेंटर मैंने यहाँ पर कहीं अज्यूम कर रखा है एंड फोकस मैंने यहाँ पर कहीं अज्यूम कर रखा है। ओके बेटा, मैंने इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया है। अब अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इनफाइनाइट पे होगा, कहाँ पर? एग्जैक्टली इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ पर बनने वाली है? फोकस पे बनने वाली। बट इसका फोकस डिफरेंट साइड है। इसका फोकस आप देख सकते हैं कि बिहाइंड द मिरर होता है। देख पा रहा ना? ओके, इसका फोकस आप कहाँ दिख रहा है? बिहाइंड द मिरर दिख रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट आपने इनफाइनाइट पे रखा होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी। बट इनफाइनाइट से हट करके जब भी आप ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो अब आपको यहाँ पर हमेशा एक सेम केस ही मिलने वाला। लेट यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इमेज फोकस पे, इनफाइनाइट से क्लोज किसी भी पोजीशन पे रखेंगे, रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल स्पेस में कहीं पे भी रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगी ये देखते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ रेज ले सकते हैं। देखिए एक रे तो मैंने यहाँ पर ये कंसिडर कर ली है जो सेंटर की तरफ जा रही होगी। देखिए एक रे तो मैंने ये दिखाई है जो एग्जैक्टली इस पॉइंट ए से सेंटर की तरफ गई होगी। ये जो रे मैंने सेंटर की तरफ जाती हुई आपको दिखाई है, ये रे ऐसे जाएगी एंड ऐसे लौटेगी। बताइए ठीक है ना? एग्जैक्टली यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। ओके ठीक है भाई। Yes. एक रे मैंने ये कंसिडर की हुई है, एक रे मैंने ये कंसिडर की हुई है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी एंड ये रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रे किधर से जानी चाहिए? आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रे फोकस पे जानी चाहिए। देखिए फोकस, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रे फोकस से जा रही है। बट फोकस से जाने का मतलब यहाँ पे समझिए, जब आप कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर का फोकस तो बिहाइंड द मिरर है, तो उधर तो नहीं जा सकती। तो इमेज सॉरी जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गई होगी यहाँ पर इस पोजीशन पर, सो दैट कि जब आप इसको बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे तो ये रे फोकस से पास हो रही है। ये बैक साइड में जब आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तब, तो एग्जैक्टली कुछ इस तरह का केस बनता है। अब बताइए इमेज कहाँ पर बन रही है? इमेज कहाँ पर बन रही है इसको जानने के लिए हम रिफ्लेक्टेड रेज को देखते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पर है? एक ये दिख रही है आपको, एक ये दिख रही है आपको। दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज एंड इन रिफ्लेक्टेड रेज को अगर आप देखेंगे तो ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है। तो इमेज कहाँ पर बनेगी? इनको बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे, जो पोजीशन मिलेगी वो है इमेज की पोजीशन। बैक साइड में अगर एक्सटेंड करें तो आपको यहाँ पर ये पोजीशन मिल रही है, देखिए साफ साफ
बताइए, इस पोजीशन पे इमेज बन रही होगी ना, तो दिस इज द पोजीशन Yes. ऑफ द इमेज। पॉइंट ए की इमेज इस पोजीशन पे बन रही है ए डैश, तो पॉइंट बी की इमेज कहां पर बनेगी, इसके नीचे ही किसी पॉइंट पर, ये आपको पॉइंट दिख रहा है पॉइंट बी, दिस इज बी डैश। तो ये आपको इमेज मिल रही, किसी भी जनरल केस की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी जनरल केस की। यहाँ पर अभी कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहा कि बियॉन्ड सी है या बिटवीन सी है या कुछ भी ऐसा नहीं रहा, हमेशा यही मिलेगा। तो आप यहाँ पर इस केस में लिख सकते हैं इमेज के लिए, इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। एज वेल एज हम ये भी बता सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहां पर बनी थी, फोकल प्लेन पे, है ना। आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को क्लोज आ रहे हैं, इमेज भी क्लोज टू द मिरर जा रही है। तो किसी भी जनरल केस की बात करेंगे तो आप बोलेंगे बिहाइंड द मिरर, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। सेकेंड केस, इमेज कैसी है, इरेक्ट है, कैसी है, वर्चुअल है, साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है। बताइए, ठीक है। Yes. एग्जैक्टली सेम साइज इमेज हमें कब मिल सकती है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कौन आंसर देगा? एग्जैक्टली सेम साइज की, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल साइज की इमेज हमें कब मिलेगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? कोई देगा आंसर? नहीं। तो भाई अभी मैंने बताया था कि आप ऑब्जेक्ट को क्लोज लाएंगे, इमेज भी क्लोज टू द मिरर आएगी। जब आप ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली ला करके पोल पे रख देंगे तो इमेज भी एग्जैक्टली पोल पे आ चुकी होगी, एंड साइज आपको दिख रहा है। जब फोकल प्लेन से इमेज शिफ्ट होना शुरू हुई है तो इसका साइज बढ़ेगा लगातार। ओके, एग्जैक्टली जब आप पोल पे ले आएंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज का साइज भी बढ़ करके ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो चुका होगा। तो इक्वल साइज की इमेज आपको तब मिलेगी जब ऑब्जेक्ट को आपने एग्जैक्टली पोल पे रखा होगा। ठीक है, ओके। Yes. देखिए ये है क्वेश्चन, आपसे बोला गया है कि एक रॉड है हमारे पास, एंड इस रॉड को हमने कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ है। हमें 3 टाइम्स इनलार्ज इमेज मिल रही है। ओके, तो पॉसिबल पोजीशंस क्या होंगी रॉड की, ये हमको बतानी है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर ही पूछा गया आपसे कि 2 पॉसिबल पोजीशंस हैं ऐसी, तो दोनों पॉसिबल पोजीशंस आपको निकालनी है। तो समझिए आप, पहले तो यहाँ पर हमें जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपको बताए हैं कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज कहाँ पर बनेगी, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है, पहला इंपॉर्टेंट। एंड उसका हेल्प आपको क्वेश्चन के अंदर दिखेगी कि आप उसकी कैसे हेल्प ले सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब हम कॉन्केव मिरर के सामने बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बियॉन्ड द सी होती है एंड इनलार्ज होती है। ओके, तो एक बार तो आपको इनलार्ज इमेज मिलेगी जब आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे, एंड इमेज इन्वर्टेड भी होगी। क्लियर? तो एक बार आपको इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, इनलार्ज मिलेगी। देन जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं आकर के, तो अगेन आपको इमेज मिलती है इनलार्ज, बट इस बार जो इमेज मिलती है वो इरेक्ट मिलती है, वो भी बिहाइंड द मिरर मिलती है। तो आपको 2 बार इनलार्ज इमेज मिल सकती है कॉन्केव मिरर के केस में, एक बार इन्वर्टेड, एक बार इनलार्ज। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन गिवन है कि मैग्निफिकेशन 3 हो गया, 3 टाइम्स इनलार्जमेंट मतलब मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 3, बट इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज +3 एंड -3 बनेंगी। बताइए क्या आप ये गेस कर पाए? ओके, अब +3 एंड -3 2 वैल्यूज हैं। आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है, f अपॉन f माइनस यू इज इक्वल टू +3 एक बार ले लेंगे, एक बार f अपॉन f माइनस यू -3 ले लेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जो क्वांटिटी अननोन है उसका साइन नहीं रखना है हमको, उसको सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली उसका साइन सॉल्व होने के बाद हमको मिलेगा। ओके, जो क्वांटिटीज हमको नोन है, जिनकी वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उन क्वांटिटीज को हम विद साइन रखेंगे। तो अभी जब कॉन्केव मिरर की बात हो रही है तो फॉर द कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर फोकल लेंथ कितनी लेने वाले हैं, -30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपको नेगेटिव कंसिडर करनी पड़ेगी, वैल्यू रख देते हैं। फर्स्ट वाले केस में -30 अपॉन -30 माइनस यू इज इक्वल टू +3। आपको दिख रहा है, दिस इज 30/3 इज इक्वल टू 30 प्लस यू की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, एक वैल्यू तो ये मिल रही है। नेक्स्ट केस में जब यहाँ पर रखेंगे -30 अपॉन -30 माइनस यू इज इक्वल टू -3, तो
10 इज इक्वल टू 30 प्लस u, वो भी माइनस का। u की वैल्यू आपको माइनस का 40 सेंटीमीटर मिल रही है। तो आपको दो वैल्यूज मिल रही है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर अगर हम मिरर की देखें तो मिरर की फोकल लेंथ आपको 30 सेंटीमीटर गिवन थी है। तो एक बार ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमको कहाँ पर मिली है, 20 सेंटीमीटर पे। तो 20 सेंटीमीटर तो 30 सेंटीमीटर से कम हो गया। तो एक पोजीशन तो हमें ऑब्जेक्ट की ये मिली, एक पोजीशन हमको ऑब्जेक्ट की इधर मिली है। और सामने इस पोजीशन की बात करें, जब u की वैल्यू -40 मिली है, उस केस में आपको मैग्निफिकेशन कितना मिला है, -3 मिला है। दूसरी वाली पोजीशन पे जब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है तो मैग्निफिकेशन आपको कितना मिला है, +3 मिला है। बताइए ठीक है ना? ओके। Yes, sir. Yes. Okay. The distance between an object and its half-sized diminished image, half times the diminished image, is 20 centimeter in convex mirror. Find the focal length of the mirror. एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज का साइज हाफ है, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है। आपको फोकल लेंथ मिरर की बतानी है। ओके, ट्राई करिए। देखिए मैंने आपसे बोला कि लेट ये है कॉन्वेक्स मिरर एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने मान लिया कि लेट यहाँ पर है ऑब्जेक्ट एंड इसकी इमेज कहाँ पर होगी, बिटवीन एफ एंड पी। मान लिया यहाँ पर है इमेज। ऑब्जेक्ट का साइज अगर 2y था तो इमेज का साइज भी y होगा। यही तो हुआ हाफ टाइम्स डिमिनिश्ड इमेज का मतलब। ओके, तो ये होगा डायग्राम इस तरह का कुछ। 2y साइज का ऑब्जेक्ट था तो y साइज की इमेज है। अभी इन दोनों के बीच का सेपरेशन 20 है, तो लेट अगर मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x कंसिडर कर लूं तो ये वाली डिस्टेंस 20 माइनस x हो जाने वाली है। क्या हो जाएगी ना? ठीक है। Yes. मैग्निफिकेशन का वैल्यू आपको फॉर्मूला पता है कि f अपॉन f माइनस u होता है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, आपको सारी चीजें गिवन है, तो सब कुछ आपको पता चल गया। मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस का 1/2 होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में कोई वेरिएशन होता ही नहीं है, हमेशा आपको इमेज एग्जैक्ट ही मिलती है ना? फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कौन सी होगी? फोकल लेंथ की वैल्यू हमें निकालनी है। एफ अननोन है माइनस का यू, एंड यू की वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही है, दिस इज माइनस का एक्स। आपको इस इक्वेशन से दिख रहा है कि हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, x की वैल्यू पता होनी चाहिए। बताइए ठीक है ना? अब मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशन ये m की ये भी होती है, m इक्वल होता है ना v/u माइनस का। तो इसको अगर यूज कर लें तो 1/2, इसको अगर यूज कर लें तो m की वैल्यू कितनी, 1/2, v की वैल्यू कितनी, 20 माइनस एक्स, यहाँ पर नेगेटिव भी है, तो 20 माइनस एक्स अपॉन u की वैल्यू कितनी, माइनस का एक्स, एंड नेगेटिव साइन यहाँ पर एक। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गया था, तो x इक्वल है 40 माइनस 2x के, तो 3x इक्वल है 40 के। x की वैल्यू है 40/3। x की ये वैल्यू अगर आपको मिल गई, यहाँ पर रख देंगे। आप अगर यहाँ पर रख देंगे तो आपको सिर्फ एक अननोन मिल रहा है, f की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बताइए ठीक है? ओके, देखिए क्वेश्चन। आपको एक सिस्टम गिवन है, इसमें दो मिरर हैं। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर एंड सेकंड वन इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन आपको d गिवन है, स्मॉल d। आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इन दोनों के बीच के स्पेस में मैंने प्लेस कर रखा है 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम द कर्व्ड मिरर फ्रॉम द मिरर M2। आपको कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। d की वो वैल्यू बतानी है जिस वैल्यू पे आपको M1 और M2 दोनों से बनने वाली जो ऑब्जेक्ट की इमेजेस होंगी वो कोइंसाइड करती हुई दिखे। ओके, ठीक है, चलिए ट्राई करिए। देखिए
तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि मिरर, प्लेन मिरर तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर इमेज बनाता है, तो लेट दिस इज द पोजीशन ओ डैश, यहीं पर इमेज बनाएगा। अब इसका मतलब है कि जो कर्व्ड मिरर है, यहाँ पे जो इमेज बनी होगी कर्व्ड मिरर से, वो भी कुछ ऐसी ही बनी होगी। देखिए समझिएगा, मैं यहाँ पर एक रे डायग्राम दिखा रहा हूँ। कोशिश करिए इस रे डायग्राम को समझने की, ये हो क्या गया है, कर क्या दिया है, बना क्या दिया है। मैंने आपको कुछ रेज इधर जाती हुई दिखाई हैं इस ऑब्जेक्ट से। इंसिडेंट रेज आपको दिख रही है, मिरर पे जो इंसिडेंट हुई है वो कहाँ से आई है, ऑब्जेक्ट से आई है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन मिरर से जो रेज रिफ्लेक्ट हुई हैं वो ये वाली हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये वाली रेज, ये वाली रेज किस पोजीशन पर इमेज बनानी थी, तो ओ डैश वाली पोजीशन पे, एंड ओ डैश वाली पोजीशन से ही प्लेन मिरर ने भी इमेज बनाई है। ऐसे ही तो कुछ हो रहा है। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो लेट ये डिस्टेंस देखें, तो ये डिस्टेंस कितनी है, d-50 है। डिस्टेंस, डिस्टेंस की मैंने बात की है, तो ये वाली डिस्टेंस भी d-50 होगी, क्योंकि प्लेन मिरर तो एग्जैक्टली उतनी ही डिस्टेंस से बिहाइंड द मिरर इमेज बनाता है। हो जाएगी ना बेटा, तो d-50। अब फॉर M2 कॉन्केव मिरर के लिए आप देखें यहाँ पर u की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, माइनस का 50 सेंटीमीटर। f की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, माइनस का 40 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, v, तो वैसे तो v अननोन है, हम लास्ट में भी वैल्यू रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगा दिया, 1/v 1/u 1/f, 1/v 1/u 1/f सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1/50 माइनस 1/40 1/v के इक्वल है, कितना है ये, 50 इंटू 40 अपॉन 40 माइनस 50, बताइए ठीक है। 10 आएगा ऊपर, तो ये 1/200 इज 1/v नेगेटिव का, v की वैल्यू माइनस का 200। अब नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इमेज इस तरफ है, कितनी डिस्टेंस पे है, तो ये टोटल डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, d प्लस d माइनस 50। तो अगर हम देखें तो लेंथ कितनी है यहाँ पर, तो ये लेंथ टोटल आपको 2d माइनस 50 मिल रही है। तो 2d माइनस 50 की वैल्यू 200 के इक्वल होगी, दिस लेंथ इज 200 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहाँ से 2d की वैल्यू आपको 250 मिल रही है, d की वैल्यू आपको 125 सेंटीमीटर मिल रही है। बताइए ठीक है क्या, ओके।